उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से प्रदेश विधान परिषद का सत्र आरंभ हो रहा है और वे सभी सदस्यों का स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद देश की सबसे बड़ी परिषद है जिसकी चर्चाओं को आदर्श माना जाता है। पिछले 8.5 वर्षों में परिषद ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि ये सत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जिसमें जनता के मुद्दों और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति पर चर्चा होगी ताकि विकास और जन कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ होने जा रहा है। सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के अंदर किसी भी विधानमंडल का सबसे बड़ा विधानमंडल है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जनता से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए जिन मुद्दों पर माननीय जनप्रतिनिधिगण चर्चा करते हैं, देश के अंदर वह एक नजीर के रूप में देखी जाती है। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है और इस बार का सत्र भी काफी महत्वपूर्ण सत्र है। नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बहुमंजिला परिसर में 180 से अधिक सांसद एक साथ रह सकेंगे। उन्होंने बताया कि पहले सांसद आवासों की कमी के कारण सरकारी खर्च बढ़ जाता था और 2004 से 2014 के बीच एक भी नया आवास नहीं बना। 2014 के बाद इस कार्य को मिशन के रूप में आगे बढ़ाया गया और इन फ्लैटों सहित लगभग 350 सांसद आवास बनाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन आवासों के तैयार होने से न केवल आवास सुविधा में सुधार होगा बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय बचत भी सुनिश्चित होगी। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 180 से ज्यादा सांसद एक साथ रहेंगे। साथ ही इन नए आवासों का एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। अभी कर्तव्य भवन के लोकार्पण पर ही मैंने बताया था, अनेक मंत्रालय जिन किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे उनका किराया ही करीब 1,500 करोड़ रुपए साल भर होता था। ये देश के पैसे की सीधी बर्बादी थी। इसी तरह पर्याप्त सांसद आवास न होने की वजह से भी सरकारी खर्च बढ़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं, सांसद आवास की कमी होने के बावजूद 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है उतना ही संवेदनशील भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि सत्र केवल 3.5 दिन का है, जबकि मानसून सत्र विशेष महत्व रखता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़, स्कूलों का बंद होना, किसानों का आंदोलन, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा से सरकार बच रही है, जो लोकतंत्र की हत्या है। मिश्रा ने सवाल किया कि विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के लिए महज 24 घंटे का समय कैसे पर्याप्त हो सकता है। उन्होंने मांग की कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए ताकि जनता के मुद्दों पर विस्तृत और सार्थक बहस हो सके। देखिए, सत्र चली कितने दिन रहा है? 3.5 दिन का मात्र सत्र है और मॉनसून सत्र विशेष सत्र होता है। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं प्रदेश में। आज पूरा प्रदेश बाढ़ से ग्रस्त है। स्कूल क्लोजर से बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। किसान परेशान हैं, नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। आखिर इन समस्याओं पे चर्चा कब होगी? क्यों नहीं सरकार चर्चा करना चाहती है? पूर्ण बहुमत की सरकार आखिर किस बात से डरती है? जवाबदेही से डरती है। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है और हमने कल भी मांग की थी, पूरे विपक्ष ने। आज भी हमारी यही मांग है कि सत्र बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। 24 घंटे पे आप विजन डॉक्यूमेंट में चर्चा कराना चाहते हैं क्या? 24 घंटे में 403 सदस्य, जिसमें हर सदस्य का सुझाव महत्वपूर्ण होगा, जो प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट बनना, क्या संभव है कि उनकी बात आ जाएगी? तो सत्र के दिन बढ़ने चाहिए। 24 घंटे बनाने से आप अपना रिकॉर्ड तो बना लेंगे, पर प्रदेश का रिकॉर्ड खराब कर देंगे। यूपी विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी विधायकों के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव यहां के सदस्य नहीं हैं, लेकिन सपा नेताओं द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र में 24 घंटे तक विकासशील यूपी विजन डॉक्यूमेंट पर ऐतिहासिक चर्चा होनी है। मौर्य ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का प्रदेश के विकास से कोई संबंध नहीं है और उन्हें पहले तय करना चाहिए कि वे लोकसभा में सक्रिय रहना चाहते हैं या विधानसभा में। उन्होंने कहा कि भाजपा दोनों जगह उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। श्री अखिलेश यादव जी को कहिए लोकसभा में सवाल करें। यहाँ तो पांडे जी सवाल करेंगे और उनके सदस्य सवाल करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी अपने सदस्यों को निर्देश दे सकते हैं। अब यहाँ के दोनों सदन के वो सदस्य नहीं है, इसलिए जो सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से आएगा, सरकार हर उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सवाल के जवाबों में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर उनके पास सवाल होंगे तब, सवाल नहीं होंगे तो भागेंगे, बस। सर, ये अखिलेश यादव जी सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे सदन चलाने का मैं विरोध करता हूँ, 3 घंटे ही चलाना चाहिए। बता रहे कि पागलपन है ये श्री अखिलेश यादव जी जब उनकी सरकार थी उस समय कितने दिन सदन चलाते थे, वो थोड़ा सा पन्ना पलट लेंगे तो उनको ये ध्यान में आएगा कि हमारी सरकार, सदन तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, उसमें विकसित यूपी का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के जो 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा होने वाली है वो महत्वपूर्ण है। श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं। बयानबाजी में वीर हैं वो, और बयान तो कोई भी दे करके अब दिल्ली चले गए होंगे लोकसभा में, तो यहाँ अपने सदस्यों को बता दें, अपने नेता प्रतिपक्ष को बता दें, और कोई बचा हो उनके पार्टी में नेता तो बता दें। वही विधानसभा, वही लोकसभा, वही उत्तर प्रदेश, वही देश, हर जगह नहीं देख सकते। एक जगह तय कर लेना कहाँ लड़ना चाहते हैं। जहाँ लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी उनके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और प्रदेश में भी तैयार है। दिल्ली में विपक्षी सांसदों के चुनाव आयोग तक मार्च के दौरान टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग अब हल्फनामा मांग रहा है, जबकि जो स्पष्ट है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मतदाता सूची पीडीएफ प्रारूप में मिलती थी, लेकिन अब उसे इमेज फाइल में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उसे पढ़ना बेहद कठिन हो गया है। आजाद के अनुसार यह बदलाव अपनी गलतियां छिपाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ गढ़ने पड़ते हैं, जबकि एक सच सब स्पष्ट कर सकता है। देखिए, सबसे मजेदार बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन अब कह रहा है कि आप एफिडेविट लिख करके दीजिए। आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा काम इन्होंने बहुत ही चालाकी से क्या किया, पहले जो वोटर लिस्ट आता था, जो बनती थी, वह पीडीएफ फाइल में आती थी। तो आप पीडीएफ फाइल में कोई फोटो एक डालिए तो आपको सारा डिटेल आ जाता था। अब इन्होंने किया है कि उसको इमेज फाइल में दे दिया, यानी कि हर वोटर को एक एक करके आप देखिए, और देखने के बाद पूरी ज़िंदगी लगा दीजिए तो आप एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इन्होंने इमेज फाइल किया है, ये इसीलिए किया है क्योंकि इनकी बहुत सारी गलतियां हैं। ये अपनी गलतियों को एक के बाद एक छुपा रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक सच अगर ये कर देंगे तो सारा मामला सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संसद से चुनाव आयोग तक इंडिया ब्लॉक के सांसदों के मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं।
उन्होंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने कई बार चुनाव आयोग के समक्ष अपनी चिंताएं रखी हैं। यादव ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए उपचुनावों में भी सरकार ने वोटों की लूट की, जिसकी शिकायत पार्टी ने चुनाव आयोग से की थी। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की, और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पे अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहाँ मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। क्या वो भी जो दोषी थे उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। एक तस्वीर है जिसमें पुलिस का अधिकारी सीधा रिवॉल्वर तान करके रोक रहा है वोटर्स को। रामपुर में जब घटना हुई तब भी हम लोगों ने शिकायत की कि रामपुर में किस तरीके से वोट रोके गए, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। वो वीडियो विजुअल्स है सबके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो BLO हों, SDM स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, और हम उम्मीद है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुआ छाप न, कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम फैसले हों, निर्णय हो, जिससे लोकतंत्र बच सके। अगर वोट का अधिकारी छिन जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। दिल्ली में विपक्षी सांसदों के चुनाव आयोग तक मार्च के दौरान जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने SIR की कमियों पर जो सवाल उठाए हैं या भारत ब्लॉक के अन्य नेताओं ने जो बातें कही हैं, चुनाव आयोग ने उन पर जवाब देने और सबूत देने का अवसर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर राहुल गांधी के पास ठोस प्रमाण हैं तो वे हलफनामे से क्यों बच रहे हैं और जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे। प्रसाद के अनुसार राहुल गांधी अपनी शंकाओं का स्पष्ट ब्यौरा भी नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि ये साबित करता है कि विपक्ष केवल आरोप लगाता है लेकिन जांच पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उनके आरोप सही नहीं हैं। देखिए, SIR की तथाकथित गड़बड़ियों को लेकर या महादेवपुरा को लेकर के जो भी सवाल राहुल गांधी के हैं, या इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं ने जो भी बार बार कोहरा मचाने की कोशिश की है, आयोग ने उन्हें एक अवसर दिया है। अगर आपके पास पुख्ता प्रमाण है तो फिर इसका सत्यापन करने से क्यों भाग रहे हैं राहुल गांधी। उन्हें सत्यापन करना चाहिए और आरोपों की जांच कराने में आयोग की मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ अभी तक ECI के वेबसाइट पर बिहार में SIR को लेकर के जो उनकी आपत्तियां हैं, इसका कोई ब्यौरा उनकी ओर से नहीं दिया जा रहा है। तो ये दो बड़े ऐसे सवाल हैं
जिससे बिल्कुल साफ है कि विपक्ष केवल सवाल खड़े करता है। सवालों की ईमानदारी के साथ जांच हो, निष्पक्षता के साथ जांच हो, इसमें उनका यकीन नहीं है, इसलिए कि उन्हें पता है कि इन आरोपों में दम नहीं है। दिल्ली में विपक्षी सांसदों के चुनाव आयोग तक मार्च के दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी मार्च के माध्यम से देश को रास्ता दिखाया था और आज सांसद उसी का अनुसरण करते हुए शांतिपूर्वक चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की जानकारी पहले ही सार्वजनिक कर दी गई है। तिवारी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग रंगे हाथों पकड़ा गया है और राहुल गांधी सभी तथ्य प्रस्तुत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब ये चुनाव आयोग पर निर्भर है कि वो किससे बातचीत करना चाहता है। बड़ी सीधी सी बात है, साफ सी बात है। गांधी जी ने रास्ता दिखाया था, अंग्रेजों से भारत छोड़ो जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए दांडी मार्च किया था। आज भारत की पार्लियामेंट से भी सांसद गांधी जी के बताए रास्ते पे चलते हुए दांडी मार्च निकालेंगे, मार्च करेंगे और निर्वाचन आयोग तक शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, बिना कोई व्यवधान किए हुए जाएंगे। हमने इसकी सूचना सार्वजनिक रूप से और जहां देनी चाहिए दे दी। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अब तो सब कुछ साफ हो गया, रंगे हाथ पकड़ा गया है निर्वाचन आयोग। राहुल गांधी ने एक एक तथ्य सामने रख दिए हैं। अब जनता का ध्यान खींचने के लिए सारे देश के विपक्षी सांसद मार्च कर रहे हैं निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग वहां तय कर ले किससे बात करनी, किससे करनी है, ये निर्वाचन आयोग पर छोड़ता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं वाले बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा वह उनके विचार से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने लंबे समय से स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। चतुर्वेदी के अनुसार देश की बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा बेहद आवश्यक है, फिर भी ये जीएसटी के दायरे में रखा गया है, जिससे आम लोगों के लिए इसकी पहुंच कठिन बनी हुई है। मैं उनकी बात को वेलकम करती हूँ, खास करके उन्होंने जब अपनी खुद की सरकार को घेरने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन इतना फैल रहा है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वो एकदम जनता के लिए अनअफोर्डेबल हो चुका है। आपने दिल्ली की फी हाई प्रोटेस्ट भी देखे होंगे, स्कूल्स में किस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हर देश जो प्रगति करता है एंड जो डेवलप नेशंस की कैटेगरी में पाया जाता है, उन्होंने अगर सबसे ज़्यादा फोकस किया होगा हेल्थ और एजुकेशन पे किया होगा। जब तक हम हर एक जनता को ये विश्वास नहीं दिला पाएं कि हमारे देश में अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, अफोर्डेबल एजुकेशन है, तब तक मैं नहीं मानती हूँ देश को विकसित कहा जा सकता है। पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हमने लगातार कहा है कि जो जीएसटी उस पर लगती है वो जीएसटी हटाना ज़रूरी है, पर अब तक उस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया है। आधे से ज़्यादा लोगों के पास इस देश में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट एक चीज़ है और उसको भी आपने जीएसटी के दायरे में रखा हुआ है। ये अफोर्डेबल जो होना चाहिए उससे जनता को वंचित रख रहा है। जो उन्होंने कहा है, आई वेलकम इट। और हेल्थ एजुकेशन is a key factor for the progress of any nation. संसद से चुनाव आयोग तक इंडी अलायंस के आगामी विरोध मार्च पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि देश के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में से एक है बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से विरोध करने का अधिकार। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अधिकार लोकतंत्र की नींव है और इसे सम्मानपूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए। बिल्कुल जाएंगे, 30 लोगों परमिशन क्या दी गई, मार्च करने में क्या दिक्कत। हमारा फंडामेंटल राइट है। देश के संविधान के मौलिक अधिकारों में एक अधिकार ये भी है कि स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी हथियार के प्रदर्शन करना, टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। तो हम जा रहे हैं ऐसे ही, तो जाना चाहिए, कोई रोकना भी नहीं चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन में थोड़ी घुसेंगे, इलेक्शन कमीशन तक जा रहे हैं। देश की जनता देखे तो आप लोग दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे कि कितना अन्याय हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि किसी का नाम काटने वालों की सूची देना जरूरी नहीं। अगर आपका नाम काट दिया जाए तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, वोट की लाइन में जाओगे तो होगा आपका वोट ही नहीं। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से घोषणा पत्र मांगने पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि जब चुनाव आयोग ठोस सबूत की मांग के लिए नोटिस भेजता है तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वे प्रमाण पेश करें।
उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं तो उन्हें मीडिया के कैमरों के सामने बयान देने के बजाय चुनाव आयोग के समक्ष ठोस सबूत रखने चाहिए। कदम ने आरोप लगाया कि अब जबकि चुनाव आयोग ने सबूत मांगे हैं, राहुल गांधी उन्हें देने से बच रहे हैं। जब अब चुनाव आयोग उनको नोटिस भेज करके कुछ पुख्ता सबूत पूछ रहा है, तो जब राहुल गांधी कांग्रेस के मुख्य नेता है तो उनका दायित्व क्या होना चाहिए? यदि उनके पास कुछ आरोप करने हैं उनको, तो चुनाव आयोग के पास पुख्ता सबूत लेकर के जाते, पर नहीं, मीडिया के वीडियो कैमरे के सामने उनको आरोप करने। अब चुनाव आयोग ने पूछा कि सबूत ले आओ, नहीं लेके जाएंगे। केवल लोगों के बीच में भ्रम फैलाना, ये राहुल गांधी समेत शरद पवार, उबाटा और सारा विपक्ष, इनकी ये साजिश है। पर 140 करोड़ लोगों को मूर्ख समझने का प्रयास या राहुल गांधी करे, या शरद पवार करे, ना उबाटा करे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।